has proved that Pakistan is breeding lechers, vermins, lotus eaters, and daydreamers. Now the question is who to challenge? कौन है जो बागडोर संभालेगा और पाकिस्तान को एक मुकाम देगा, जिनका ज़मीर जिंदा है, मुर्दा नहीं है, जिनको खौफ खुदा है, जो कि अपनी फराइज को दबंग तरीके से एक्सिक्यूट करे, नो बेल, नो हॉस्पिटलाइजेशन, ECL, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको पब्लिक में हैंग किया जाए। ना मेरे जो आज के मेहमान हैं, ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम नस्ट and he has done masters in infrastructure planning from University of Stuttgart, Germany, और उन्होंने बड़ी थरो रिसर्च की है ऑन पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन। उन्होंने अपने खत लिखे हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी। आज उनसे ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आपके खतूत से उन पे कोई असर हुआ या नहीं, या कोई पेशरफ्त हुई है कि नहीं। क्योंकि सवाल जो मेरा सबसे पहले होगा, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वेलकम करें हमारे मेहमान। सोशल वॉइस पे बहुत दिन बाद आ रहे हैं डॉक्टर सादिक अली। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या आपने जरूरी समझा और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे कांटेक्ट किया इस देरीना मसले पे जो हमारे मुल्क को एक दीमक की तरह खा नहीं रहा बल्कि खा चुका है। डॉक्टर साहब अभी सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि आपने शायद खत लिखा था, बल्कि इनफैक्ट यू हैव फाइल्ड एन अपील इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर स्क्रैपिंग पार्लियामेंटेरियन सिस्टम। आपने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। सुप्रीम कोर्ट तो अब इस वक्त आपके पास इट्स हैज बिकम अ जोक नाउ कि चीफ जस्टिस ईसा खान साहब ने तो नेपोटिज्म की इंतहा कर दी है। एक इंस्टीट्यूशन जो था उसको भी उन्होंने बदनाम कर दिया। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा? पहले तो ये बात करूंगा कि आपने शुरू में जनरल्स की बात की, यू वांट मैन ऑफ स्टील एंड थिंग्स लाइक दैट। प्रॉब्लम यही रहा है कि हम हर चीज के अंदर निजात दहंदा फौज को समझते हैं। अच्छा, फौज कहाँ से रहा? पाकिस्तानी की है, उसमें पाकिस्तानी ही है, वो मसाइल को भी समझते हैं, देखते भी हैं, जिस हद तक हो सकता है वो करते हैं। अगर वो कुछ करते हैं तो वो आर्टिकल 6 के ऊपर तमाशा लगाना शुरू कर देते हैं कि जी आपने आइन को जो है वो किस तरह से स्क्रैप किया है, हाउ कैन यू डू दिस। अच्छा, वो इस बात को भूल जाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है ना और कुरान लिखा है, तो कुरान में सूरह फातिहा सबसे पहली सूरत नहीं थी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट किस बात का है कि शुरू में पहले वो बता रहा है रब का तारुफ है, वो क्या है, क्या करता है, रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। अब मालिक यौमिद्दीन का मतलब ये है कि देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, फिर हम ये कह रहे हैं कि कुरान जब शुरू होता है ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें शक नहीं करना। सही। और जब हम पाकिस्तान बनता है तो हम उसकी करारदाद मकासिद में लिखते हैं कि आइन होगा वो होगा जो कुरान कहेगा। और कुरान ये कह रहा है कि कुरान ये कह रहा है नंबर 1 वो कह रहा है अल्लाह की हाकमियत है, लिहाजा अल्लाह के अहकामात को राइज करो, ये नंबर 1 है। मेरे पास देखिए, मैं जो बात आपसे करूंगा ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से करूंगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका पहला सफा जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल बुनियादी तौर पे वो इनवॉइस है जिसके तहत हम जो करारदादे मकासिद या इनवॉइस या प्रियम्बल वो डॉक्यूमेंट है या वो इनवॉइस है जिसके तहत फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली या जो कानून साज असेंबली थी उसको पहली दफा ये काम दिया गया कि आप ये काम करें। और क्या काम करें कि आप एक आइन बनाएं, एक आइन बनाएं, और उस आइन के अंदर क्या खास बात होनी चाहिए? सबसे पहली बात है कि सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, क्योंकि वो कायनात का खालिक है। और फिर उसमें कहा जाता है कि wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people। चलें भी, आपने डेमोक्रेसी कर ली, ठीक। अब वो क्या करता है? अच्छा, कानून की किताबों के अंदर जब लफ्ज शैल इस्तेमाल होता है ना, उसका मतलब है इसके अलावा आपके पास चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है, हाँ हाँ चाहिए। It's not a suggestion, it's a command, and command whereby you will not violate from the direction set in this document। सही, ठीक है। अच्छा, अब उसमें कहते हैं wherein the principles of democracy। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? वैसे तो इस्लाम के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर। और ये इसका सबूत कुरान, इसमें कुरान में मौजूद है। इसका सबूत जो मैंने जब एक ये आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। अगर मैं इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, अगर मैं क्वालिफाइड स्टेटमेंट को ना करूं कुरान की रूह से तो मैं सबका मुजरिम हूं। और मैंने एक पेपर लिखा 2017 में, जो पाकिस्तान 17 साल का हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान, अ प्रोफेशनल अप्रोच टू गुड गवर्नेंस। जो मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान था, या जो उन्होंने कहा था कि नंबर 1 कि आपके पास कुरान है, आपको आइन की क्या जरूरत है? और अगर आइन आपने लिखना है तो वो कुरान की लाइन में, इसीलिए तो करारदादे मकासिद बनी थी, जो प्रीएम्बल के तौर पे पहले आइन में भी थी और दूसरे आइन में भी है, ठीक है। इसके अंदर लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैं अब इस बात को बता दूं कि डेमोक्रेसी इस्लाम में नहीं है। जब अल्लाह ताला ने ये
फरिश्तों से शेयर किया कि मैं इंसान को खलीफा बनाने वाला हूँ, तो कम से कम 4 फरिश्तों के हमें नाम तो पता है ना, हज़रत इज़राइल है, हज़रत मीकाईल हैं, ठीक है? तो हमें 4 फरिश्तों के कम से कम नाम पता है। जी? हाँ, 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 हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो जो ज़मीन पे फ़िसाद करेगा, कत्ल व गारतगरी करेगा। अब मुझे ये बताइए, मैं और आप बैठे हैं, एक और साहब भी बैठे हैं, और मैं एक मशवरा देता हूँ, आप कहते हैं उस चोर को बुलाओगे, वो जो कत्ल करेगा, तो ये नेगेटिव वोट है या पॉजिटिव वोट? नेगेटिव। इट्स अ नेगेटिव वोट। नाउ व्हेन इट इज़ अ नेगेटिव वोट, दैट मीन्स फरिश्तों ने जब ये कहा, अच्छा ये इल्म, अभी देखिए इंसान बना नहीं है खलीफा, अभी मिट्टी और पानी के दरमियान में है, ख्याल है रब का, और वो इल्म रखते हैं फरिश्ते कि जो इंसान बनाया जाएगा वो बनाया ऐसे जाएगा, करेगा, हाँ। फसाद, हाँ। ठीक है? तो इतना इल्म उनके पास भी था। उन्होंने कहा वो जो कत्ल वारत करेगा, खून गरेजी करेगा, तो अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक कानून सेट कर दिया कि जो इल्म वाला चाहे एक हो, वो अनगिनत ला इल्म लोगों पे या कम इल्म लोगों के ऊपर अथॉरिटी होगा। ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अब दूसरे पारे के आखिरी रुकू में जालूत और तालूत का वाकया है, जिसमें गालिबन हज़रत शुमाइल का ज़माना है, लोग आते हैं, कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी अपने आप को कहते हैं, तो अल्लाह से पूछें कि हम किसकी क़यादत में लड़ें कि जालूत पे फतह पाएँ, क्योंकि हमारी बेटे कत्ल कर देता है और बेटियों को कैद कर लेता है। तो नबी ने ये नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं चलता हूँ आपके साथ लीडरशिप के लिए। हाँ, अल्लाह ताला, उन्होंने अल्लाह से रुजू किया, उन्होंने कहा यार अब ये मेरी कौम आई है और मुझसे पूछ रही है कि इनके ये मसला है, क्या करें? अल्लाह ने नहीं कहा तुम नबी हो, तुम क्यों नहीं जाते? क्या बात, वाह! हाँ। ठीक है, हर चीज को कुरान इतना टाइमलेस है कि क़यामत तक इसकी हर आयत जो है वो आपको रास्ता दिखाएगी। तो अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि वो तालूत है ना, उसकी क़यादत में जंग लड़ें तो फतह याब होंगे। तो नबी ने बता दिया कि भाई फतह याब तब होगे जब तुम तालूत को अपना लीडर बनाओगे। उसके ऊपर लोगों ने कहा वो गडरिये का बेटा, उससे ज्यादा माल जवाहिर तो हमारे पास है, हम ज्यादा हकदार हैं आपके माल दौलत की वजह से। ये जो हमारे वही यहाँ तो के बात है। सियासतदानों का फलसफा है ना कि पैसा है अरे वही, तो मैं हकदार हूँ। हाँ। आपने अक्सर लोगों यही के तो मुंह असल से में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यही बीमारी है जो बहुत तेजी से सरायत कर चुकी है। हकीकत यही है कि ये हमारा माइंड और कल्चर ऐसा हो चुका है कि बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, चाहे वो और इस लाठी अहल उसके है या पास है नहीं जिसके है। पास पैसा है। जिसके वही मेरा मतलब यही ठीक है, है, जिसके पास पैसा अच्छा, है, तो वो अपनी अथॉरिटी दिखाता है। अब जब लोगों ने इतराज किया तो अल्लाह ताला ने जवाब उस कौम को क्या दिया? अल्लाह ने कहा मैंने तुम सब पे इसको इल्म और जिस्म में मुस्तफा किया। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, देखिए अंबिया को भी भेजता था तो इल्म के साथ भेजता था। अल्लाह ताला की जो वादानियत है, उसकी जो तखलीक, उसका जो इख्तियार है, वो उसके इल्म में है, वो कुन कहता है और फयकून हो जाता है। उसके इल्म की इतनी जबरदस्त अथॉरिटी है कि किसी चीज को वो ये नहीं करता कि अभी ये कर लूं और अभी वो कर लूं। ठीक है, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस रब ने आपको इल्म के ऊपर पाबंद किया कि तुम्हें मैं सजा नहीं दूंगा जब तक तुम इल्म से मेरे खालिक होने का सीख ना लो, इतराफ ना करो। तुम्हें इल्म पहुंचाऊंगा पहले, तुम्हें बताऊंगा कि तुम सोचो कि क्या ये बुत तुम्हारे लिए बेहतर है, ये इंसान तुम्हारे लिए बेहतर है, या वो खालिक तुम्हारे लिए बेहतर है जिसने तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे लिए रिस्क का इंतजाम। पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस, वेयर इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? 51% वोट। बिल्कुल सही है, यानी जिसके पास ज्यादा वोट है। ऑन द अदर बैड नोट आई वुड से माइट इज राइट। यही बात है, सही बात। इसलिए अल्लाह ने डेमोक्रेसी को पसंद नहीं किया। हाँ। आपको समझ आ गई बात? लेकिन क्योंकि हमारे पास अंबिया तो आ नहीं रहे ना, वही आ रही है, तो अब हमें करना क्या है? दिस इज द रीजन दैट आई हैड टू राइट दैट अ प्रोफेशनल अप्रोच टू गुड गवर्नेंस, बिकॉज प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है वो क्रिएट करती है। वो हर पूरे मुल्क के अंदर एक असेसमेंट कराती है और कहती है हु इज द बेस्ट पर्सन टू लीड द कंट्री। देखिए आज आप जर्नैलों की तरफ क्यों देखते हैं? जब भी कोई मसला हो जाए, कोविड आएगा तो फौज चाहिए, सेंसस कराना है तो फौज चाहिए। आपको ये अच्छा, लोग फौज पे एतमाद क्यों करते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि फौज में अगर कोई अफसर या कोई जवान झूठ बोलता है तो उसके लिए सजा का इंतजाम मौजूद है। जबकि हमारे यहाँ जिस पार्लियामेंट में खड़े होते हैं वहां कहते हैं कि पार्लियामेंट में कहीं कोई बात भी जो है वो उसके ऊपर आप पकड़ नहीं कर सकते। और आप ओथ लेते हैं बाकायदा। जब आप ओथ लेते हैं कि आप इसके तकद्दुस का एहतराम करेंगे, एहतराम करेंगे जी। जबकि आप उसके तकद्दुस को रोजाना पामाल करते हैं, रोजाना पामाल करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, डेमोक्रेसी के साथ साथ एक और चीज है, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस। अच्छा, इक्वालिटी क्या है? मैं यहाँ, आपने तारुफ करा दिया, वैसे मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ लेकिन मैंने मास्टर्स किया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर्स वो होते हैं जो मुल्कों को आबाद करते हैं, प्लान करते हैं। मेरे साथ जो हम ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इजमिर टर्की जो है, हमने 2002 में उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान लिखा। वो मेरी टीम ने कहा जी आप प्रेजेंट करेंगे गवर्नर को और मेयर को, तो उनके मेन हॉल में इजमिर में हमने प्रेजेंटेशन दी, और आज इजमिर इतना खूबसूरत शहर है वो उस प्लानिंग के ऊपर है जो हमने की थी। अच्छा, माशाल्लाह, ओके। ठीक है, कभी जाए अगर आप इजमिर तो देखिएगा। अच्छा, वो कराची जैसा पोर्ट सिटी है। अब आते हैं इस बात के ऊपर
कि डेमोक्रेसी के साथ साथ इक्वालिटी बहुत जरूरी है अगर आप डेमोक्रेसी करना चाहते हैं। सही इक्वालिटी क्या बात है? है, होनी भी इक्वालिटी ये चाहिए। है हाँ, कि एक हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर को ये पता है कि इक्वालिटी कैसे होती है। मैं हम्म, यहाँ बैठ के अपने इल्म से ये हम्म, बात लिख के दे सकता हूँ कि क़यामत तक पाकिस्तान के हलकों के अंदर कभी भी एक जितने तादाद वोटर्स की नहीं होगी। अच्छा, भाई आपका जो पार्लिमानी निजाम है उसके हाँ, अंदर क्या है? आपने हल्के बना दिए ना। हाँ, हल्के बना दिए, पार्लिमानी राइट। निजाम में जो सबसे बड़ा फ्रॉड है हम्म, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हम्म, 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 बादशाह ये चाहता था कि मैं इक्तदार ना छोड़ूं, लिहाजा उसने फ्यूडलिज्म को प्रमोट किया। वो खरीद लेता था लॉर्ड्स को। सारे गांव में 2 लोग हैं कि 2000 हैं, वो सब उसकी जेब में। तो समझ आ गई बात? डॉक्टर साहब ब्रिटिश कॉलोनीज आपने देखी नहीं? पूरी दुनिया पे चाहे लाइक दिस जी ग्रेट जी ब्रिटेन, मैं सम नेवर सेक्स इन ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि इनकी दे पॉलिसी यूज्ड टू बी। थी ये। हाँ, हाँ, लेकिन यूज्ड आप टू ये बी, देखिए यस। ना, लेकिन वो पॉलिसी सही नहीं थी। वो तो बादशाह ने अपने इक्तदार के लिए किया वो था तो काम। मालूम है, वो तो सही है, वो तो सही है, लेकिन बिल्कुल। उसी मुल्क से कानून हासिल करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मुल्क के लिए पार्लिमानी निजाम नहीं रखा। उन्होंने हम्म, कहा एक गवर्नर जनरल होगा, दैट मींस इज अ फॉर्म ऑफ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म। इज दैट क्लियर? हम्म, हम्म, क्यों? क्योंकि हम्म, जो हाल इस पार्लिमानी निजाम ने हमें मिराज नंगे जमहूरियत दिखाया है। और जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदल का जो कत्ल और जो इन लोगों ने हमारे साथ किया है, गलत गलत फैसले देके, देखिए फौज के अंदर अंगूठा छाप आदमी नहीं आता। लिहाजा सही। हर शख्स को यह पता है कि मेरी ड्यूटियां क्या है। वो पढ़ लेता है, कोशिश करता है, प्रमोट होता है, गलती करता है, उसे पता होगा गलत है। उस लिखा हुआ है कानून के अंदर, अनलॉफुल कमांड ना कोई सीनियर अफसर देगा, ना कोई जूनियर अफसर मानेगा। अगर आपने अनलॉफुल कमांड को ओबे कर लिया तो ये आपका क्राइम है। ये इसे ओबीडियंस नहीं कहते, इट इज अ क्राइम। नाउ द प्रॉब्लम वेयर द जनरल्स व्हेन दे केम इनटू पावर दे डिड वाज कि उन्होंने हम्म, सोचा कि मैं सही कर दूं। ऐसा नहीं था कि उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सही कर सकता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार अगर मैंने किसी और को इख्तियार दे दिया तो आर्टिकल 6 के तहत मुझे कत्ल कर देंगे लोग। यस, बिल्कुल, हाँ, जबकि जबकि वो जर्नल सारे ये बात भूल जाते थे कि आर्टिकल 5 की वजह से आपने आर्टिकल 6 को अप्लाई किया है, क्योंकि जिसके हाँ, ऊपर 5 लागू होता था वफादारी मुल्क के साथ, वो कर नहीं रहा था। वो, एग्जैक्टली हाँ, इसीलिए चंद अदालतों ने, जिन अदालतों पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो हम्म, उन्होंने ओथ ले लिया, इस बात को समझते थे कि भाई जिस आदमी को जिम्मेदारी दी थी मुल्क संभालने की, हम्म, उसने दुश्मनों के साथ दोस्ती कर ली, तो अब वो क्या करता? देखिए ना, क्या करते, सही बात हमेशा है। याद रखिए कि एक मुल्क के आइन के अंदर ये इंतजाम मौजूद होता है। नंबर 1 सेल्फ हम्म, अकाउंटेबिलिटी, नंबर 2 हम्म, इफ इट इज नॉट सेल्फ अकाउंटेबल देयर इज ऑलवेज समबडी हु कैन सॉर्ट आउट समवन। अब मैं यहाँ पे आपको इस बात पे लेकर आना चाहता हूँ कि फर्ज कीजिए जो पार्लिमानी निजाम हल्के बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक हल्के में से एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली आता है, 2 मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली आते हैं। यही तरीकाकार है ना। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म से पार्लिमानी निजाम क्यों शिफ्ट किया गया, ताकि पाकिस्तान को तबाह किया जा सके। क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब 2/3 से हार गए थे। जिन लोगों ने भुट्टो साहब को अपॉइंट किया इस काम के लिए कि जी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि 73 के इलेक्शन जो होने थे, यानी जब इलेक्शन होने थे, उस इलेक्शन के अंदर वो हार चुके थे, प्राइम मिनिस्टर वो हम्म, बने नहीं। हम्म, उनको लोगों ने तो नहीं दिया ना, आपने उनको जिम्मेदारी दे दी। सो ही वाज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन एंड ही न्यू दैट द नेक्स्ट इलेक्शन अगर हम्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा तो तो मैं हाँ, जीतूंगा नहीं। तो ही वाज फर्स्ट द प्रेसिडेंट, देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और एक फजलिया पपेट किस्म का प्रेसिडेंट बिठा दिया। लोगों से कहा जी मैं कितना अच्छा हूं, देखें मैंने टॉप सीट छोड़ के सेकंड पे ले ली। सो दिस इज द एंड, बिकॉज़ पीपल पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे लोग, उस वक्त तालीम नहीं थी। भुट्टो साहब ने अपना एजुकेशन मिनिस्टर लगाया अंगूठा छाप। तो जब असल आप में डॉक्टर साहब तालीम का तो फुकदान है, आपको ये तो मानना पड़ेगा। जब हमारे मुल्क में तालीम का नहीं, फुकदान उस तरह से नहीं है जैसे 1973 में या 71 में था, हाँ, सही ऐसा है। नहीं है। अब मैं और आप बैठ के बात कर सकते हैं, चीफ जस्टिस साहब आपको किसने इख्तियार दिया? यू आर पब्लिक सर्वेंट एंड इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट टू डू व्हाटएवर इज द बेस्ट फॉर द पब्लिक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर साहब कौन कहेगा भाई, किस आप कौन चैलेंज कर रहा है? कौन मेरी बहन करेगा? मैं आप बता, यही तो मेरा मैंने सवाल किया है। है ना चैलेंज, मैंने चैलेंज किया है। मैंने 2 खत लिखे हैं, और खत लिखने का उसूल ये होता है कि जिसके खिलाफ आप बात कर रहे होते हैं उसको भी एड्रेस करते हैं आप। मैंने जो पहला खत लिखा था वो लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब को 17 रमजान को, 29 अप्रैल, और 17 रमजान को मैंने उनको ये लिख के कहा था, जिसको मैंने एड्रेस किया। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। ना प्रेसिडेंट ने कहा था, ना चीफ जस्टिस ने कहा था, सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। दे आर द स्टेक होल्डर्स एंड ओनर्स ऑफ द कंट्री, दे अपॉइंटेड अ लेकिन पर्सन टू डू अ जॉब हु डिड नॉट डू हिज हम्म, जॉब। मैं आपसे जो बात अर्ज कर रहा था कि पार्लिमानी निजाम के खिलाफ मैंने क्यों केस किया है, क्योंकि फर्ज हम्म, कीजिए जिस हल्के में आप रह रही हैं इसके अंदर 100 वोटर्स हैं, मेरे हल्के में 50 वोटर हैं। मेरे हल्के से भी एक मेंबर नेशनल असेंबली आएगा, आपके हल्के से भी एक मेंबर नेशनल असेंबली आएगा, हम्म, ठीक है।
लेकिन मेरे हल्के में तो 50 वोटर थे, आपके में 100 थे। तो मेरे हल्के में रहने वाले वोटरों के वोट की वैल्यू दुगनी है आपके हल्के में रहने वालों से। इसको जरा एक तशरीह कीजिए इसकी। अच्छा, मैं बता देता हूँ। मैंने अर्ज किया ना, जैसे मेरे हल्के में 50 लोग रह रहे हैं, जब तक ये तादाद दुगनी ना हो, 100 ना हो जाए, आपके वोटरों के हल्के के वोटरों के बराबर नहीं हो हाँ, सकती। तो इस लिहाज से आपकी जो 50 की सीट है बिल्कुल वो मोस्ट वैल्यूबल है, ठीक है, वो राइट। टू यानी मेरे वोट की हाँ, कदर दुगनी है, आपके वोट की कदर आधी हाँ, है। तो भाई पार्लिमानी राइट। जो आइन है वो कह रहा है कि इक्वालिटी शुड बी टेकन केयर ऑफ। हम्म आपने पार्लिमानी निजाम से इक्वालिटी का तो जनाजा निकाल दिया। निकाल दिया, हाँ। वो तो तो फिर मैं इसलिए बिल्कुल। मैंने अदालत में पिछले साल आके सुप्रीम, देखिए शुरफा का काम, पढ़े लिखे लोगों का काम क्या होता है कि जब जुर्म होता है तो जाके हम्म उसकी रिपोर्ट करते हैं। अब इस जुर्म की एफआईआर तो मैं जाके आईन साज असेंबली के खिलाफ कटवा नहीं सकता, टाइम नहीं है उसका, हम्म क्योंकि अगर बिल्कुल वो किया तो 50 साल इस काम में लग जाएंगे, मैं मर जाऊंगा जैसे असगर खान साहब बेचारे चले गए कहते कहते कि ये क्या निजाम है। सही। तो मैंने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त जमा कराई कि भाई मैं कोई नंबर 1 क्रिमिनल नहीं हूं, नंबर 2 मेरे कोई ऐसे मोटिव्स नहीं है कि जिसे सियासी मोटिव कहा जाता है, नंबर सेल्फिश 3 मैं मोटिव आपके आपके नहीं पास, है। हाँ, नंबर 3 मैंने कहा कि जब से पार्लिमानी निजाम पे हम आए हैं, हमारे रुपए की कदर गिरती जा रही है। 71 सही। की जंग लड़ने के बाद, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा होने के बाद भी हमारा रुपया जो था वो 4 रुपए 76 पैसे का था, डॉलर। एक डॉलर जो था वो 4 रुपए 76 पैसे का था। हम्म जब भुट्टो साहब ने अनाउंस किया कि मैं इंडस्ट्री नेशनलाइज करने जा रहा हूँ, गालिबन पहली या दूसरी जनवरी 2072 को, सॉरी हम्म 1972 को, एक रात में रुपया 4 रुपए 76 पैसे से 8 रुपए 46 पैसे हो गया, चोरी हो गई। हाँ, यानी वही है। आपके बिजनेस अकाउंट के अंदर पहले आप 4 रुपए 76 पैसे से $1 खरीदते थे। अब आपके इकोनॉमी चोरी होने की वजह से अब मसला यह है कि आपके पास 8 रुपए 46 पैसे होने चाहिए उसी डॉलर को लेने के लिए। मैं डॉलर को इस तरह कह देता हूं, फर्ज कीजिए ब्रेड है आपकी, पहले आप 4 रुपए 76 पैसे की ब्रेड लेते थे, अब आपको 8 रुपए की ब्रेड लेनी पड़ रही है। आपकी इकोनॉमी गिर गई कि नहीं? सही, बिल्कुल। और उस वक्त से गिरती चली जा रही है। 50 साल, यानी जब से ये हुआ, 48 साल का डेटा मैंने लगाया है अब कोर्ट की उसके अंदर जवाब में कि जनाब 50 साल से ये तजुर्बा करना काफी नहीं है कि हमारे रुपया चोरी हो रहा है, हर शख्स का रुपया चोरी हो रहा है बैंकों के अंदर से, और अदालत जो है वो खामोश मजे से बैठी है। कराची के कचरे के ऊपर सुमोटो ले लेते हैं, लेकिन पूरी कौम का पैसा चोरी हो रहा है, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं ले रहा। आप यकीन कीजिए वहां पे 3 लोगों ने केसेस जमा कराए थे। एक मैंने जमा कराया था अपनी जाती हैसियत में, एक अहमद रजा कसूरी साहब ने कराया था जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे जी 1973 बिल्कुल के आईन में, ठीक है। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। उनकी तकरीरें अगर आप सुने ना जो उन्होंने उस वक्त की थी, आप यकीन करें जब वो बोला करते थे भुट्टो को पसीने आते थे, क्योंकि भुट्टो ने कहा था जो इस पाकिस्तान जाएगा उसकी टांगे तोड़ दूंगा, जो जाए वो जगतरफा टिकट लेकर आए वापस ना आए। क्यों इतनी नफरत क्यों थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर वो इक्तदार मुजीब को दे देते जिसने 2/3 अक्सरियत हासिल की थी तो पाकिस्तान 2 टुकड़े ना होता। फिर उसके बाद एक और तमाशा हुआ जिसे जिसे हम कहते हैं मर्डर ऑफ 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 द करेक्ट न्यूज, या लोगों को जिसे हम कहते हैं ना कि सच को दबा दो, सच को खत्म कर दो। इतना प्रोपेगेंडा किया कि जी क्या बात है, 77 के आइन को किसी ने हाथ लगाया तो हम उसका कत्ल कर देंगे, हम मार देंगे, हम बस ये एक कर देंगे, वो कर देंगे। खौफ बैठ गया लोगों के जहनों पे। लोगों के जहन में 73 का आइन खुदा ना करे कोई कुरान नहीं है, जिस कुरान के तहत उसे होना चाहिए ये उसी की वायलेशन कर रहा है। आप कैसे इस चीज को कह सकते हैं कि ये इंसान की लिखी हुई चीज है ना? इंसान की लिखी हुई चीज कैसे हो सकती है अल्लाह की चीज से मुकाबले में? बेशक, बिल्कुल। तो इस वजह से मैं आपका मशकूर हूं कि इस फोरम पे, क्योंकि मैंने सबको लिखा, अच्छा मैंने सबको लिखा कि भाई ये मैंने केस जमा कराया है, आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है, आपके पैसे चोरी हो रहे हैं, आपके बच्चे सफर कर रहे हैं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब है। किसी मीडिया हाउस में ये शर्म और हया और किरदार नहीं था कि वो कहते कि आपका ये बात सच है, हम इसको आगे बढ़ाएं। किसी ने भी जवाब यूट्यूब चैनल पे बड़े बड़े जो आपको मिलते हैं ना, वो जी सच की आवाज से फला आवाज और ये आवाज, आप यकीन कीजिए किसी सबको मैंने लिखा, आज तक लिख रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकता हूं सारी बातों का। इनमें से एक भी अगर मुल्क और कौम से वफादार होता तो मुझसे पूछता डॉक्टर साहब आपकी तहकीक के अंदर क्या बात है, डॉक्टर साहब आपको तो वहां जाना चाहिए, डॉक्टर साहब आपको वहां जाना चाहिए, जाके वहां पर किसी तरह से भी सदर पाकिस्तान अलवी साहब से मुलाकात कीजिए। अलवी साहब, देखिए आरिफ पूरा अलवी साहब को मैं 2 खत लिख चुका हूं उनको बताने के लिए कि ये आइन जो है ना, इस आइन का आर्टिकल 209 सब सेक्शन 5 ये कह रहा है इफ ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, ये आइन पढ़ रहा हूं मैं, कोई घर से नहीं लाया। आई नो 5 जो कह रहा है इफ ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कहना है कि क्या हक रखती है कि वो कहे कि जी फला साहब का की नीयत खराब थी तो उन्होंने ये जज साहब के पीछे लगा दिए लोगों को। हाउ डेयर दे, टू बैड। लेट मी टेल एवरी पाकिस्तानी, द जुडिशियल पब्लिक सर्वेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट्स, बिल्कुल, they are not masters or above the law, neither they are sacred cows,
Nobody is a sacred cow in Pakistan or anywhere in the world. किसी जुडिशियल पब्लिक सर्वेंट को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने आप को अबव द लॉ समझता हो। अल्लाह के आगे आपको हिसाब नहीं देना क्या? मुझे अफसोस इस बात पे है, मुझे अफसोस इस बात पे है कि अगर किसी भी जुडिशियल पब्लिक सर्वेंट में एक कैरेक्टर होता, मैं सबको नहीं बुरा कह रहा, सब ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा जो अच्छे हैं उनकी आवाज ही नहीं आ रही। वो भी डरे बैठे हुए ना अपनी इज्जत जो करप्ट है, इज्जत इसमें नहीं होती है। देखिए, इज्जतदार की इज्जत उसमें होती है जो हक के लिए खड़ा होता है, जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है, जो बता सके कि मैंने देखिए इस लेटर के अंदर मैंने खास तौर से पहला लेटर जो लिखा था, इसके अंदर मैंने ये लिखा था कि अल्लाह ताला ने हमारे कंधों पे फरिश्ते बिठाए हैं क्योंकि हमारा हिसाब लिखे। आप कह रहे हैं कि कुरान के तहत आईन होना चाहिए। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारा हिसाब लिख रहा हूं, जज कह रहा है कि हिसाब नहीं देना चाहता, मैं मुझसे कोई हिसाब ना ले। हाउ डेयर। तो किसको खुदा की पकड़ेंगे? कसम खा के कहता हूं, इस कुरान की नफी की है इन जजेस ने। बेशक, ये तो है। इन्होंने कुरान को नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उसको चैलेंज किया है, अल्लाह के हुक्म को इन्होंने। इट इज ब्लास्फेमस। हम तो कितने जज्बाती हो जाते हैं जब हमारे प्यारे नबी की बात आती है कि अगर कोई शख्स उनको डिग्रेड करने की कोशिश करे। अल्लाह को डिग्रेड किया जा रहा है, nobody is saying anything and everybody is okay with it। फिर वही बात आती है ना डॉक्टर साहब, तालीम का फुकदान है, शऊर नहीं भाई, है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मेरी बहन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अंगूठा छाप है? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन नहीं है ना, तो मैं उनको खत लिख रहा हूँ। अच्छा, अफसोस की बात क्या? अफसोस की बात क्या? I am writing a letter to the president of Pakistan and there is nobody responding to me। बिल्कुल, आप ये उम्मीद भी ना करें। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, देखिए दुनिया में ना क्योंकि डॉक्टर साहब वो एक सिस्टम है, डॉक्टर साहब, हाँ, कायनात का भी एक देखिए सिस्टम में है, डॉक्टर अलवी भी सिस्टम में है, इमरान खान भी सिस्टम में, उसमें से नहीं निकल सकते ये लोग। मेरी बहन, मैं वही तो समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं वही हल दे रहा हूँ ना। मैं इंजीनियर हूं, मैं हल दूंगा आपको, या तो आपके पास हल नहीं है। सब लोगों की जिंदगी को बचाने का सिर्फ एक तरीका। आप चाहते हैं कि यहाँ पे लोग तलवारें निकाल लें, खंजर निकाल लें, कत्ल करना शुरू कर दें एक दूसरे को? ऐसा तो नहीं चाहते ना। तो फिर जिन लोगों को हर सरकारी इदारा और हर इदारे का सरबराह कुरान पे ओथ लेता है, बशमूल जुडिशरी के, लिप सर्विस है डॉक्टर साहब। जो आदमी नहीं, जो भी है, मैं दिलों का हाल नहीं जानता, अल्लाह जानता है। बस उनको नहीं, मेरी बहन, अल्लाह जानता है दिलों का हाल, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये लोगों को समझा रहा हूँ। मेरा काम है लोगों तक सही बात पहुंचाना। इसी चीज का मैंने कसम उठाई। अल्लाह ताला जब आगे खड़ा होते हैं ना, अल्लाह अकबर करते हैं कुर्बतन लिल्लाह के लिए, शैतान की कुर्बत के लिए नहीं खड़े होते हैं नमाज में, अल्लाह की कुर्बत के लिए। और अल्लाह ये कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुम अदल करो। अदल करने का हुक्म है, सजेशन नहीं है, ये सजेशन नहीं है। आर्टिकल 9(5) जो है वो ये कहता है, सबसेक्शन 5, किसी भी सोर्स से अगर आपको पता चले, द काउंसिल और द प्रेसिडेंट, if on any information from any source, the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or of a high court, alpha, may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity। फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी का मतलब ये है कि एक आदमी फिजिकल तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर इतनी दिमागी सलाहियत नहीं है कि अदल कर सके। ठीक है, this is number 1। number 2, may have been guilty of misconduct। am I right? now आगे क्या लिखा है? अब आगे क्या लिखा है? the president shall direct। अब ये देखिए लफ्ज shall बार-बार आ रहा है, इसके अंदर सजेशन नहीं है। ये लाजिम वो आदमी ये काम नहीं करेगा, वो अपने ओथ की वायलेशन कर रहा है, और जो ओथ की वायलेशन करेगा उसका कोई हक नहीं है उस सीट पे बैठने का। अब आगे देखिए क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट शैल डायरेक्ट द काउंसिल। अच्छा, ये काउंसिल कौन सी है? ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। और या तो काउंसिल को डायरेक्ट करेगा, या द काउंसिल में ऑन इट्स ओन मोशन। फर्ज कीजिए प्रेसिडेंट ने नहीं कहा, लेकिन काउंसिल को ये पता चलता है। जैसे छोटी सी मिसाल दे देता हूं, आपको याद है वो एक मानसेरा में एक कर्नल का और उसकी बीवी का एक बदतमीजी का वाकया पेश आया था? जी। कितना तमाशा बना था ना, क्योंकि हमने तो हर दफा देखिए, पाकिस्तान के दुश्मनों का काम यह है कि हर वक्त वो पाकिस्तान की फौज पे तनकीद करें और उसे जलील करने की कोशिश। सही, बिल्कुल ठीक है भाई, आपका चौकीदार ही अगर कंप्रोमाइज हो जाएगा तो वो कहेगा मेरी जब इज्जत ही नहीं है, मैं तुम्हारे घर की क्या हिफाजत करूं? सही, बिल्कुल ठीक है। तो ये है बेसिकली फिफ्थ कॉलमिस्ट ये करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि फौज को जलील करना शुरू कर दिया, कर्नल की बीवी, ये तमाशा शुरू हो गया था। अच्छा, अब कर्नल का सरबराह कौन है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। The chief of the army staff took notice at his own court, carried out the inquiry, punished the officer. Problem solved? मैं ये पूछ रहा हूं कि काउंसिल को जब पता चल गया कि एक जज जो है वो करप्ट है या मिसकंडक्ट है या हिसाब नहीं दे रहा अपने पैसों का, तो काउंसिल को तो खुद फैसला करना चाहिए था। ये क्यों हमें एम्बैरेस कर रहा है यार चोरी करके?
अब हम देखते हैं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं ना, तो मैं आई एनालाइज एवरी सिचुएशन। लेट्स सपोज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहता नहीं हम अपने अफसर को नहीं निकाल सकते जी, उसे सजा नहीं देंगे। हम्म, तो क्योंकि जी प्रेसिडेंट ऊपर की से ऑर्डर जिम्मेदारी थी, आएंगे। तो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती कि वो कहता कैसे नहीं करोगे भाई, हाँ, इज इट जस्टिफाइड, हाउ कैन ही बी अबव द लॉ? हाँ, हाँ, तो वही ना। ठीक है, हाँ। दिस इज हाउ द सिस्टम्स दे वर्क। ये जो या हायरार्की होती है ना, ये जी तनख्वाहें जी। लेके याशी करने के लिए नहीं होती है, ये काम करने के डॉक्टर लिए होती है। साहब, तो अब यहाँ पे एनीवे क्या डॉक्टर साहब, लिखा ये है कि आपने बेड़ा उठाया है। लेट्स होप कि अभी हम पहली सवाल पे ही अभी हम अटके हुए और टाइम मैं आपको क्यों और जरूरी है, देखिए ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो पार्लिमानी हाँ, निजाम के ये खिलाफ आप क्यों हूं? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आइन हमारा ये कह रहा है कि हर एक का हक बराबर होना चाहिए। पार्लिमानी निजाम के अंदर हर वोटर का हक बराबर नहीं है, लिहाजा बिल्कुल आप इस पार्लिमानी निजाम को आगे नहीं लेके चल सकते। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया हूं कि ये सरासर कुरान की नफी है। आप देखिए, बल्ब दो तरह से जलता है, आप ऑल्टरनेटिंग करंट से भी बल्ब जला सकते हैं और डायरेक्ट करंट से भी बल्ब जला सकते हैं। डेमोक्रेसी दो तरह से चलती है, पार्लिमानी निजाम से भी चलती है, प्रेसिडेंशियल निजाम से भी चलती है। सही, पार्लिमानी बिल्कुल निजाम से फेल हो गई, 50 साल का डेटा मौजूद है कि फेल हो रही है। अब ये फेल होने के ऊपर मैं जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपके आइन के अंदर प्रीएम्बल में ये लिखा है कि जब ये आइन बनाया जाए और एक सरबराह या निजाम को तख्लीक किया जाए तो क्या हो, सो दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान मे प्रॉस्पर। आइन के बनाने का मकसद क्या है? सो दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान मे प्रॉस्पर एंड अटेन द राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस अमंग्स द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे बताइए कि जब से पार्लिमानी निजाम आया, हमसे हमारी इकोनॉमी गिर रही, हम प्रॉस्पर कर रहे हैं या हम तबाह हो रहे हैं? हम तो मजाक बन चुके हैं। तबाह हो गए ना। अब देखें, व्हाई आई एम सेइंग दैट, जो जो अरदाद मकासद है वो इनवॉइस है। आप आती हैं मेरे पास, आप कहती हैं, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं लोगों के लिए आसान करने के लिए ताकि समझ आए, आप मुझसे कहती हैं मुझे हलाल सीख कबाब दे दीजिए। अब सीख कबाब भी मांग रही हैं और हलाल भी मांग रही हैं, अगर मैं खंजीर के दे देता हूं तो क्या जस्टिफाइड होगी? नहीं होगी ना। आपने कहा आइन ऐसा बनाओ जिससे लोग प्रॉस्पर करें, आपने आइन बना दिया जिससे लोग तबाह हो रहे हैं। तो आइन के लिए क्या होना चाहिए था? कबाब हलाल भी होना चाहिए था और कबाब भी होना चाहिए था। तो पॉइंट ये है कि पार्लिमानी निजाम जिस जमहूरियत की लेके चल रहा है ये हराम है। आपको याद है मैंने आपको एक दफा कहा था हलाल जमहूरियत और हराम जमहूरियत क्या होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हलाल जमहूरियत ये होती है कि जिसके अंदर, यानी जैसे मैंने एक और छोटे से उसमें इंटरव्यू में कहा था कि अल्लाह ताला ने जानवर हलाल किए हैं, गाय बकरी वगैरह, लेकिन उसके अंदर भी ऐसे आजा हैं जो हराम है खाना। बिल्कुल। तो आप अंधों की तरह नहीं चल पड़ते कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का गीत गाते रहे। डेमोक्रेसी किसी सलीके से होती है और उसका सलीका ये है कि आपका प्रीएम्बल ये पाबंद कर रहा है कि सो दैट द पीपल में प्रॉस्पर। और आप पहले दिन जब पार्लिमानी निजाम लगाते हैं तो आपकी इकोनॉमी आधी गिर जाती है। तो ये जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहिए, क्योंकि जिन लोगों ने हलफ लिया है ना, उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर वो कुरान की खिलाफ वर्जी करेंगे तो दुनिया में तो शायद बच जाए, आखिरत में कैसे हिसाब देंगे ये मुझे नहीं पता। या तो ये लोग अल्लाह पे ईमान ही नहीं रखते, और रोजे देखिए, अल्लाह ताला जो है ना रोजे आखिरत के मामले में बहुत सेंसिटिव है। सूरह बकरा की 62वीं आयत ये कहती है, अल्लाह ताला सबको, यहूद और नसारा साहिबीन सबको मुखातिब करता है, कहता है अगर तुम अमले सवाले करते हो, एक अल्लाह पे ईमान रखते हो, अमले सवाले करते हो, और तीसरा कह रहा है अगर रोजे जजा पे, रोजे आखिरत पे ईमान रखते हो। ये तीनों चीजें जरूरी हैं, एक अल्लाह पे ईमान, अमले सवाले और रोजे आखिरत पे ईमान। हमारे जुडिशरी तो रोजे आखिरत पे ईमान ही नहीं रख रही, वो कह रही है हम हिसाब ही नहीं देंगे तुम्हें। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, वही तो बात है। हिसाब देना मस्जिद के मौलवी से लेके फौज के जर्नैल और हर सरकारी अफसर और हर बिजनेसमैन, आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अगर आप बिजनेस हमारे मुल्क के अंदर कर रहे हैं और आपके लिए सड़कें और बिजली मौजूद है और ये चीजें मौजूद हैं, तो आपको कन्वीनियंस मौजूद है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो आप उसकी, पहले जमाने में रियासत मदीना में ज़कात और वो होता था, खुम्स होता था, उशर होता था, अब आपने उसको टैक्सेस लगा दिए। मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से एक और दावा करना चाहता हूँ, और ये दावा इसलिए नहीं है कि कोई मैं अपने से वो हो गया हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और दुनिया में सिर्फ इंजीनियर्स ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट की या अपने प्रोजेक्ट की या अपने काम की जिम्मेदारी देते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये लिखा होता है कि अगर आपने सब स्टैंडर्ड काम किया तो एट योर ओन कॉस्ट आप इसको ठीक करेंगे। इसको ठीक करें, बिल्कुल जो होना ना चाहिए। डॉक्टर आपसे साइन करवा लेता है लेकिन कहता है मर गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वकील आपसे पैसे ले लेता है, कहता है केस जीता मैं उसकी जमानत नहीं दे सकता। ये सिर्फ इंजीनियर्स हैं जो ये काम करते हैं। तो मैं उस डॉक्टर से जो मुझे मैसेज आ रहे हैं कि खत्म करें प्रोग्राम। I'll just take half a minute to tell you, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, सिर्फ हाफ मिनट, कि अगर आप लोग जो हैं वो मुझे इस बात की इजाजत दे दें कि किस तरह से निजाम इख्तिदार नहीं मांग रहा, निजाम को मांग रहा हूँ, ये निजाम कैसे होगा। तो 5 सालों के अंदर हर साल सरकारी नौकरों की तनख्वाहें 20% बढ़ा सकता हूँ और हर साल 10% टैक्स कम कर सकता हूँ। ये अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है इनकी वजह से।
इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, इट्स अ विजुअल थिंकिंग आई वुड से, एंड आई विश यू ऑल द लक। तो इट्स अ इंशाल्लाह आपके कैलकुलेटेड साथ हम थिंकिंग। दोबारा प्रोग्राम करेंगे क्योंकि अभी इंशाल्लाह। पहले सवाल के अब ये टाइम जरा लेट हो गए थे। थैंक यू सो मच आप डॉक्टर साहब। पार्लिमानी निज़ाम समझ आ इंशाल्लाह गया आपको? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम प्रेसिडेंशियल करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू थैंक नाज़रीन, यू। आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी और हकीकत काम ही कामा टेढ़ा है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को जो है सही राह रास्त पर और हकीकत जो है जो डेमोक्रेसी सही मायने अगर